अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ कृष्ण नवमी दिनांक 11 जुलै 2023 चरक चिकित्सास्थान अध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। शिरोग्रह प्रतिष्ठाया कास स्वेदा प्रवर्तनम संतापो मध्यवेकश्च वातश्लेष्म ज्वराकृति मुहुर्दाहो मुहुश्रितं स्वेदस्तंभो मुहुर्मुहुः मोह कासो रुचिस्तृष्णा श्लेष्म पित्त प्रवर्तनम लिप्त तिक्तास्यता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वराकृति इत्येते द्वंद्वजाः प्रोक्ताः। तो ये द्वंद्वज इस प्रकार के तीन भेद जो रखे बताए, और जैसे मैंने कहा कि ये विकृति विषम समवाय से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार से है, तो इसलिए इनका एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा। संधिपात जो उच्यते संधिपात ज्वरस्य अधम त्रयोदश विधस्य ही प्राक् सूत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणं वै पृथक पृथक। तो 13 प्रकार के जो संधिपात ज्वर है उसमें जो प्राक सूत्रित किया गया उसका अलग अलग लक्षण में बताता हूँ। ब्रह्म पिसा पिपासा दाहश्च गौरवम शिरसोतिरु वातपित्तोल्बणे विद्यात् लिंगम मंद कफे ज्वरे। तो वात पित्तोत्तर और मंद कफ इस प्रकार का अगर ज्वर है तो कफ मंद है यानी कि थोड़ा कम है, वो भी बढ़ा है, तीनों दोष बढ़े हैं, वात पित्त ज्यादा बढ़े हैं और कफ उतना नहीं बढ़ा है। तो भ्रम पिपासा दाह गौरव शिरसा गौरव शिरसा अतिरुक, तो ये दोनों के बीच में शिरसा ये पद है, तो ये दोनों से संबद्ध हो सकता है। तो शिर गौरव और शिरहा शिरसा अतिरुक ये दोनों ले सकते हैं इसमें इस प्रकार से। शैत्यं कासो रुचिस्तंद्रा पिपासा दाहरुग्यथाः वातश्लेष्मोल्बणे व्याधौ लिंगम पित्तावरे विदुः। कि शैत्य कासा रुचि तंद्रा पिपासा दाह रुक और व्यथा ये वातकाफात्मक संधिपात प्रधान वातपथ कफ प्रधान संधिपात और पित्त कम बढ़ा है, तो इसमें ये लक्षण इस प्रकार के होते हैं। छर्दिशैत्यं मुहुर्दाह तृष्णा मोहोस्थि वेदना मंदवाते व्यवस्यन्ति लिंगम पित्त कपोल्बणे। तो पित्त कपोल्बणा अगर संधिपात है और वात कम है बढ़ा है तो छर्दी शैत्य मुहुर्दाह तृष्णा मोह अस्थि वेदना, तो इसमें एक अलग लक्षण इस प्रकार का आया है। वास्तव में वात कम है
पित्त और कफ ज्यादा है, फिर भी इस प्रकार से अस्थि वेदना ये लक्षण यहाँ पे आया है। संध्यस्ते शिरस शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः वातल बणे स्याद्व्यनुगे तृष्णा कंठास्य शुष्कता। तो संधि अस्थि शिरस शूल प्रलाप, इनका भी शूल, प्रलाप गौरव भ्रम, ये वातोल बना और दोनों जो है बाकी कफ पित्त ये अनुग उसके पीछे चलने वाले, तो एक दोष प्रधान दो दोष गौण इस प्रकार से। तृष्णा कंठास्य शुष्कता, तो तृष्णा कंठ और आस्य की शुष्कता, ये लक्षण इस प्रकार से होते हैं। तो संध्यस्ति शूल और उसमें शायद शोथ, ये भी लक्षण रूमेटिक फीवर में ये पाया जाता है। मैंने एक मरीज इस प्रकार का 13-14 वर्ष का लड़का था और लक्ष्मी नारायण और महासुदर्शन इन्हीं द्रव्यों से ठीक हो गया, सभी जोड़ों का दर्द जो भी चला गया, बुखार भी उतर गया, बुखार काफी तेज था। फिर बाद में मुझे मैं एहसास हुआ कि हार्ट साउंड्स कुछ बदल गए हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा मरमर आ रही है। तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा, तो उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टिगेशंस क्या किए। उस समय तो बुखार पूरा उतर गया था, संजय त्रिशूल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर उन्होंने एएसओ टाइटर करवाई, वो 400 आई, वो 200 तक की होनी चाहिए इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी हार्ट पर परिणाम हो गया है इसके, वगैरह वगैरह, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उनकी पूरी परिवार का मुझ पर विश्वास था, तो मैंने कहा कि जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ शुरुआत लग रही है, ये दवाइयों से देखेंगे। और दवाइयाँ चलती रही। फिर 6 महीने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा तो बोला कि नहीं, अभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो रहा है इस प्रकार से। और वो अच्छे तरीके से ठीक हो गया आगे। और बाद में अमेरिका चला गया, वहां उसको एस्ट्रोसाइटोमा हुआ, ब्रेन का ट्यूमर। वहां ऑपरेट किया, रेडिएशन किया, और फिर मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया। इस प्रकार की ये तो ये बात आवश्यक इस प्रकार। संधिपात ज्वरस्यांते कर्णमूले सुधारणा शोध संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते। तो कर्णमूल शोध से ये बताया है, इसके पीछे क्या कारण है, कारण बताना मुश्किल है। ये वाग्भट ने संधिपात ज्वर के बारे में ज्यादा बहस नहीं की है। ये एक श्लोक है, और दोषे विबद्धे नष्टिघ्नौ सर्व संपूर्ण लक्षण संधिपात ज्वरो साध्या, इस प्रकार का बताया गया है। लेकिन मरीज भी देखा नहीं है, कर्णमूल शोथ इस प्रकार का आया है। और कष्टदेव प्रमुच्यते शायद मारक होता है, कुछ ही लोग बच जाते हैं, ये जो बात कही गई है ये वहां पे, वो थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। इसमें एक शिरो, हृदय और बस्ती, ये 3 प्रधान मर्म है। और मर्मों पर इस प्रकार से आघात होता है तो बचने के चांसेस कम होते हैं, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो संध्यस्त शिरस शूलम, ये शायद इस प्रकार का वातोल बना और पित्त कफानुग इस प्रकार का ज्वर था, इस प्रकार की बात हो सकती है। रक्तबिंड मूत्रता दाह स्वेदस्तुल बल संशय मूर्छा चेचित दोष स्यात् लिंगे पित्ते गरीयसी। तो रक्तबिट, रक्तमूत्रता, दाह, स्वेद, स्त्रुल, बल संशय, मूर्छा, ये पित्त अगर बलवान इस प्रकार का है त्रिदोष में, तो संधिपात में, तो ये लक्षण इस प्रकार के होते हैं। तो सभी लक्षण पित्त से संबद्ध ही है। आलस्य रुचिरुल्लास दाहवम्य रति भ्रम ही कल्पोल्बणम संधिपातम तद्रा कासेन चादिशे। आलस्य रुचिरुल्लास दाह, वमी अरत्य और भ्रम, और तंद्रा और कास, ये कपोलबण संधिपात अगर है तो है। बलक्षय, हाँ, और बलमांसक्षय एक ही है या कोई फर्क है, अलग है ना? बलक्षय में सिर्फ बलक्षय है, और बलमांसक्षय में बल और मांस, इन दोनों का क्षय है। तो राजयक्ष्मा में खास करके बलमांसक्षय दिखाई देता है। प्रतिष्ठाच्छर्दिर आलस्यम,
तंद्रारुच्चग्निमार्दवम हीनवाते पित्त मध्य लिंगम श्लेष्माधिके मतम। ये अभी एक दोष बढ़ा, एक अ, मध्यम बढ़ा, एक कम बढ़ा, इस प्रकार से ज्यादा बढ़ा, इस प्रकार से। तो श्लेष्माधिक पित्त मध्य और हीनवात इस प्रकार के अगर दोष स्थिति है तो प्रतीक्षाएं छर्दी आलस्य तंद्रा अरुच्य अग्निमार्दव ये लक्षण होते हैं। हारिद्र मूत्र नेत्रत्वम दाह तृष्णा भ्रमो रुचि हीनवाते वध्य कफे लिंगम पित्ताधिके मतम। तो हरिद्र वर्ण का मूत्र और नेत्र होना, इससे तो हमें पता चलेगा कि कामला हो गई है, इस प्रकार से। लेकिन भाव प्रकाश में इन सभी के बारे में ज्यादा इलेबोरेशन किया है। ये 13 प्रकार बताए हैं संधिपात के, वहां 39 प्रकार बताए हैं संधिपात ज्वर के। और उसमें एक हरिद्र का संधिपात ये इस प्रकार का है कि जिसमें नेत्र और मूत्र पीत वर्ण के इस प्रकार के होते हैं। ऐसा एक मरीज एक वैद्य के पास था और मूर्छावस्था में था, तो उन्होंने अंजन कुछ दिया था और बताया था कि अगर मूर्छावस्था से सावध हो जाएंगे तो ये बचेंगे, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। लेकिन अंजन करने के बाद वो जागरूक हो गए मूर्छावस्था से और फिर बच गए और सुधर गए, इस प्रकार से अच्छी तरीके से ठीक हो गए। तो ये हरिद्र का संधिपात नाम का विकार इस प्रकार का हो सकता है। इसमें काफी अंतर, काफी और भेद भी हो गए। तो वात कम बढ़ा है, मध्यम कफ बढ़ा है और पित्त ज्यादा बढ़ा है, तो ये इस प्रकार का होता है। शिरोरोग विपच श्वासा प्रलाप छर्दे रोचको हीन पित्ते मध्य कफे लिंगम स्यान मारुतादि। शिरोवेदना विपतु श्वास प्रलाप छर्दी और अरोचक, ये पित्त कम बढ़ा है, मध्यम कफ बढ़ा है और वात ज्यादा बढ़ा है, तो इस प्रकार का लक्षण होता है। शीतको गौरवम तंद्रा प्रलापो अस्ति शिरोतिरुख हीन पित्ते वात मध्य लिंगम श्लेष्माधिके विदु। तो शैत्य गौरव तंद्रा प्रलाप, तो प्रलाप भी काफी संधिपात में आ रहा है। छर्दी अरोचक हीन पित्त मध्य कफ और वाताधिक्य इस प्रकार का है, तो इसमें इस प्रकार के संधिपात में ये लक्षण होते हैं। शीतको गौरव तंद्रा प्रलाप अस्तु शिरोतिरुख हीन पित्ते वात मध्य लिंगम श्लेष्माधिके विदु। तो प्रलाप अस्थिशिरो अतिरुक्त और हीन पित्त वात मध्य और श्लेष्माधिक। श्वासक कासक प्रतिष्ठाय मुख शोषोति पार्श्वर कफहीने पित्त मध्य लिंगम वातादिके मतम। तो श्वास कास प्रतिष्ठाय मुख शोष अति पार्श्व रुझान, ये कफ कम बढ़ा है, पित्त मध्यम है और वात ज्यादा बढ़ा है, तो ये बात होती है इस प्रकार से। वर्चो भेदोग्नि दौर्बल्यम तृष्णादाहो रुचिर्भ्रमः कफहीने वात मध्य लिंगम पित्ताधिके विदु। तो वर्चो भेद ये भिन्न वर्चस इस प्रकार की स्थिति होना, अग्नि दौर्बल्य, दाह तृष्णा अरुचि और भ्रम, एक कफ कम बढ़ा है, वात मध्य बढ़ा है और पित्त ज्यादा बढ़ा है, तो ये लक्षण होते हैं। संधिपात ज्वर से ऊर्ध्वम अतो वक्ष्यामि लक्षणम। तो अभी संधिपात ज्वर के बारे में लक्षण बताते हैं जो वाग्भट में ये लिए है सभी। क्षणे दाह क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा, कि क्षण में दाह क्षण में शैत्य, अस्थि संधि शिरोरुजा, अस्थि संधि शिर इसमें रुजा। फाल्सीपरम मलेरिया में भी नेत्र और बॉडी अलो होती है, उसमें सेम सिम्टम्स होते हैं। अच्छी बात है ये, अगर इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन है तो शायद इस संधिपात की चिकित्सा हम कर सकेंगे। भाव प्रकाश में इन सभी के लिए अलग अलग काढ़े बताए हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये जरूर प्रयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से। सहस्रावे कलुषे रक्ते निर्विघ्ने चापी दर्शने। लोचने शायद पाठभेद होता है, क्योंकि मुझे हाँ लोचने थी पाठभेद, क्योंकि दर्शन से जुड़ता नहीं है। इसमें श्राव है, कलुष है, रक्त है, निर्भुग्न इस प्रकार के है, लोचन इस प्रकार के हो जाते हैं। सस्वरो सरोजव कर्णो कंठ शुके रिवावृता।
सस्वर्ण सरुज इस प्रकार के कर्ण, कंठ जैसे शूक से भरा हुआ इस प्रकार का। तंद्रा मोहा प्रलाप काश श्वास और रुचि भ्रमा। तंद्रा मोह प्रलाप काश श्वास रुचि भ्रम, परिदग्धा खर स्पर्शा जिह्वा स्रस्तांगता परम। तो जिह्वा जैसे कि परिदग्ध और खर स्पर्श इस प्रकार की हो गई है, और स्रस्तांगता सभी अंग जो है वो गलित गात्र इस प्रकार से। शिवनम रक्तपित्तस्य भक्तेनोन मिश्रितस्य च। तो रक्त और पित्त का स्टीवन और उसमें भी कफ मिला हुआ। तो ये सभी लक्षण अभी के कोविड-19 में भी ये दिख रहे थे इस प्रकार से। शिरसम लोठनम तृष्णा निद्रा नाशो दिव्य था। शिर का लोठन, तृष्णा, निद्रा नाश, हृदय में व्यथा। स्वेदमूत्र पुरुषाणाम चिरात दर्शनम अल्पशः। और स्वेदमूत्र पुरुष इनका चिरकाल में दर्शन, और वो भी अल्प। कृशत्वम नाते कातराणाम प्रततं कंठ कूजनम। ज्यादा कृशत्व नहीं और कंठ कूजन। कोठानाम शावरक्तानाम मंडलानां च दर्शनम। और शावरक्त इस प्रकार के कोठ और मंडल इनका दर्शन। मुकत्वम श्रुतसाम पाको गुरुत्वम उदरस्य। मुकत्व लोठनम का क्या क्या है दिखते हैं। शिरसो लोठनमिति इतस्ततो नयनम। तो ठीक है, घुमाना, सर घुमाना इस प्रकार का। स्रोतों का पाक और उदर गुरुत्व। चिरात पाकश्च दोषाणाम संधिपात ज्वरा करती। और बहुत दीर्घ काल के बाद पाक होना, ये दोषों का पाक होना संधिपात ज्वर के लक्षण है। तो ये संधिपात ज्वर की चिकित्सा काफी मुश्किल इस प्रकार की है। और अभी हुआ है ऐसा कि बुखार है तो इन्फेक्शन के बारे में सोचना है। ये आयुर्वेद के वैद्य भी कहने लगे इस प्रकार से। स्रोतः पाक और स्रोतस मूक, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। स्रोतस का मुकत्व नहीं है। मुकत्व कुछ बोल नहीं पाना, ये लक्षण होगा। और स्रोतों का पाक, ये लक्षण इस प्रकार का होगा। स्रोतों का मुकत्व मुझे नहीं लगता, टीकाकार ने कुछ देखा है क्या, देखते हैं। मंदवचनम अवचनतावा। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थ किया है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर आजकल के ज्वर दिनों में हमारा निदान ज्वर है, तो फिर ये सभी संधिपात के प्रकार वगैरह, द्वंद्वज वगैरह जो है, वो उन सभी को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। और इसमें से कुछ निदान होता है तो ग्रंथों के अनुसार जो चिकित्सा देनी है वो देनी चाहिए। अभी ऐसा होता है कि इनके बारे में जो काढ़े वगैरह बताए गए हैं भाव प्रकाश में खास करके, उनका प्रचलन प्रचलन नहीं है बिल्कुल ही इस प्रकार से। उस प्रकार से निदान ही नहीं कर रहे हैं। हमारे दृष्टि से निदान कौन सा इन्फेक्शन है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, कोविड-19 है, वगैरह वगैरह, निमोनिया है। या एलोपैथी के अनुसार जो निदान है उसको देखने की कोशिश होती है, लेकिन ग्रंथों के इन लक्षणों के आधार पर किस प्रकार का निदान है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। वैसे दोषों के जो 63 भेद बताए गए हैं, पंचविंशति एवं वृद्धि क्षीणिश्च तावता, 25 जो है वो दोष के वृद्धि के कारण होने वाले इस प्रकार के हैं। और इसमें दो दोषों की वृद्धि, एक का कम वृद्धि, एक की कम वृद्धि, एक दोष की वृद्धि, दो दोषों की कम अरे वृद्धि, हाँ, ये भी 7 बज गया प्रकार। भाई। और माइक ऑन ऑफ करो अपने अपने। और इस प्रकार के दोषों की अवस्था सिर्फ जो बताई गई
कि 2 दोष बड़े हैं, 1 कम बड़ा है, 1 दोष बड़ा है, 2 कम बड़े हैं, 1 ज़्यादा बड़ा है, 1 मध्यम बड़ा है, 1 अल्प बड़ा है। इस प्रकार के जो अभी सभी हमने देखे, ये इस प्रकार से बाकी अन्य रोगों में नहीं आया है, यहीं पे ये वर्णन इस प्रकार का आया है। तो ये भी एक अलग मायना इस प्रकार का रखता है। और अगर इन लक्षणों को देखते हुए हम किसी भी रोग में निदान कुछ कर पाते हैं कि ये दोष बड़ा है, ये कम बड़ा है, ये उससे भी कम बड़ा है, इस प्रकार से संधिपात की अवस्था, चाहे कैंसर हो, चाहे और कोई बीमारी हो। तो शायद ये बात बन सकती है कि हमें अलग दवाइयाँ मिलेगी इस प्रकार से। तो कोविड-19 में ये एक अहम मुद्दा था कि हमारा निदान क्या है? बहुत सारे वैद्यों का कहना था कि श्वसनक ज्वर इस प्रकार का निदान होगा। और इसमें रक्तपित्त स्ठीवन जब आने लगा इस प्रकार से, तो उरक्षत ये एक निदान उसमें हो सकता है इस प्रकार से। और सामावस्था बहुत सारे मरीजों में थी। तो उस सामावस्था को कैसे निपटना है, उसके लिए लंघन करना ज़रूरी है और बल भी टिके, लंघन भी हो, दोषों का पाक हो, इस प्रकार की चिकित्सा करनी वहाँ आवश्यक इस प्रकार की थी। तो शायद इस प्रकार के मरीजों में हम संसर्ग और संधिपात देखने की कोशिश करें और इन लक्षणों के आधार पर ये अवस्था है, इस प्रकार से जानने की कोशिश करें। बाद में जो आगे वाले ग्रंथ हैं जिनमें के बारे में बहस की गई है, उसके बारे में दवाइयाँ कुछ दी है। तो वो अलग है। बीच में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये वर्णन बाकी जगह में नहीं आया है। वाग्भट में तो 25 वृद्धि के, 25 क्षय के और 12 जो है वो एक बड़ा है, एक नॉर्मल है, एक कम हो गया है, इस प्रकार के भी लक्षण बताए हैं। एकैक वृद्धि समता क्षय शक्ति पुनश्च एक एक क्षय द्वंद्व वृद्ध्या सविपर्ययापिते, इस प्रकार की जो बात बताई गई है। अब ये एक अलग माहौल इस प्रकार का बनता है कि इनको कैसे समझा जाए। मैं जब मणिपाल में गया था तो वहाँ पे शाहजहां, मुझे पता चला कि शाहजहां नाम का एक कोई जामनगर का एमडी, उसने एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की थी और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर दोष और दूष्य इस प्रकार से उन्होंने मैट्रिक्स बनाया था। अभी मेरी शाहजहां से तो मुलाकात नहीं हो पाई, उनके साथ वार्तालाप नहीं हो पाया। अब कहाँ है मुझे मालूम नहीं इस प्रकार से। लेकिन ये एक अच्छा प्रयास था, उसमें संदेह की बात नहीं है कि नए-नए विकारों के बारे में किस प्रकार के सोचा जाए, ये एक अहम मुद्दा है। तो एक बात बनती है कि नए विकारों के बारे में अगर हमारे ग्रंथों में जो वर्णित रोग हैं, उनसे कुछ अगर तालमेल होता है, तो शायद वो निदान हम कर पाएँगे इस प्रकार। त्रिदोष में तीनों दोषों की बढ़ने की मात्रा समान और संधिपात में दोष समान और एक थोड़ा-सा कम हो, ऐसे विकृत होते हैं। ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। तीनों एक साथ बड़े हैं और कोई एक ज़्यादा बड़ा है, 2 कम बड़े हैं, 2 ज़्यादा बड़े हैं, 1 कम बड़ा है।
और एक ज्यादा, एक मध्यम, एक कम, इस प्रकार से भी सभी प्रकार के होते हैं इस प्रकार से। तो ये विकृतियां कारणों पर निर्भर है, किस प्रकार के कारण होंगे, किस प्रकार से संप्राप्ति होगी, उसके अनुसार किस प्रकार का सन्निपात निर्माण होगा, और फिर वो किन लक्षण खाएगा, ये बातें निर्भर इस प्रकार की रहेगी। तो जैसे कि अभी का डायबिटीज है, हाँ, फोन का है नहीं, लायला फुल चार्ज में है। तो अभी का डायबिटीज है, वो एलोपैथी की दृष्टि से वर्णित किया गया है, उसमें शुगर लेवल हाई होना, यही लक्षण बताते हैं वो। ये एक अजीब तरीका है। क्लिनिकल सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुगर लेवल हाई है तो उसको डायबिटीज लेवल कर देंगे इस प्रकार से। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो हाइपर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इस प्रकार का उसको बता देंगे। थायराइड इस प्रकार से कम ज्यादा हो गया है तो थायराइड के लेवल कर देंगे, उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स कुछ भी नहीं होंगे, ये भी बात हो सकती है। लेकिन अगर क्लिनिकल सिम्टम्स प्रमेह के है, डायबिटीज शुगर बढ़ी है और क्लिनिकल सिम्टम्स प्रमेह के है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है उसको प्रमेह पकड़ कर चलो और फिर उसकी ट्रीटमेंट करो। कई दफा ये भी बात कही कही जाती है कि इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, वगैरह वगैरह, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। तो ये दिक्कत वाला मामला हो जाता है कि हम निदान ही क्या करें इस प्रकार से। एलोपैथी में तब तक तो कोई एंटीवायरल नहीं था, अब एंटीवायरल आ गया तो एंटीवायरल शुरू कर देते हैं, इस प्रकार से है। लेकिन फिर भी हमारा निदान क्या होगा और हमारी चिकित्सा क्या होगी, ये एक अहम मुद्दा है। तो मैं मानता हूं कि दो तीन तरीके हैं उसमें। एक व्यभिचारी हेतु इस प्रकार से देखना चाहिए कि यो दुर्बलत्वात् अकरण व्याधिकरण असमर्था, कि दही खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, लेकिन अभी फिलहाल कुछ रोग नहीं है, तो इनको व्यभिचारी कहा गया है। ये दुर्बलत्वात् व्याधिकरण असमर्था इस प्रकार का बताया। उसी प्रकार से शायद मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस को हमें व्यभिचारी लक्षण के रूप में स्वीकार करना, किंतु वो तो मानते हैं कि नहीं नहीं ये लक्षण है, और फिर आगे इससे नौबतें आएगी तो इसको ट्रीट करना जरूरी है। डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवा शुरू कर देना जरूरी है इस प्रकार से। काही पेशंट्स मध्ये फास्टिंग नॉर्मल आणि पीपी रेस्ट येते, याचा विचार कसा करावा, द लाइफस्टाइलशी रिलेटेड आहे का, येस लाइफस्टाइलशी रिलेटेड ही है इस प्रकार से। और संतर्पण से बढ़ रहा है, खाना खाने के बाद बढ़ रहा है शुगर इस प्रकार से। कुछ लोगों में खाना खाने के बाद कम होती है तो वहां संतर्पण करना जरूरी है इस प्रकार से, ध्यान में लेना है, और जहां बढ़ जाती है वहां अपतर्पण करवाना है, ये बात ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इन सभी बीमारियों में हमें हमारे दृष्टि से निदान क्या हो सकता है ये देखने की आवश्यकता है। अगर निदान कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि कोई लक्षण है ही नहीं इस प्रकार, तो व्यभिचारी हेतु देखो और हेतु विपरीत चिकित्सा करो। ये एक बात हो सकती है। व्यभिचारी लक्षण के रूप में अगर मानना चाहते हैं, व्यभिचारी लक्षण वैसे ग्रंथों में कुछ नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से हम इसको व्यभिचारी लक्षण कह सकते हैं, जैसे व्यभिचार हेतु कह सकते हैं, उसी प्रकार से इसको लक्षण कहते हैं। लक्षण हमारे शास्त्र में वर्णित नहीं है, एलोपैथी में वर्णित इस प्रकार के है। फिर भी अगर उनके बारे में सोचना है तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, हाँ शुगर लेवल है ज्यादा है ना, तो बस डायबिटीज पकड़ के चलो, नहीं पर प्रमेह पकड़ के चलो और प्रमेह की चिकित्सा करते रहो, ऐसा कुछ वैद्यों का कहना है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन रघुवीर भिड़े रत्नागिरी में मुझे वो बता रहे थे जब यहाँ पे आए थे कि नहीं नहीं मैं डायबिटीज की प्रमेह की चिकित्सा करता हूँ और उससे लाभ होता है, शुगर कम हो जाती है इस प्रकार से। तो ये एक थोड़ा अलग रहेगा। दूसरा उदाहरण मैंने देखा था कि जहाँ उन्होंने अजीर्ण निदान किया था, लवण भास्कर दिया था और लवण भास्कर से शुगर भी कम हो गई इस प्रकार से। प्लीज व्यभिचारी कंसेप्ट सांगा।
मैंने बताया अभी, व्यभिचारी हेतु बताया है। व्यभिचारी और दुर्बलत्वाद व्याधिकरण असमर्था, जो दुर्बल होने के जरिए व्याधि निर्माण करने में सक्षम नहीं होता, उसको व्यभिचारी हेतु कहते हैं। लेकिन ये स्वास्थ्य का हेतु बिल्कुल नहीं है, ये है तो रोग का हेतु है, इसमें संदेह नहीं है। सिगरेट फूंक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, या फिर विरुद्धान्न खा रहे हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की अगर बातें हैं, लेकिन कुछ परिणाम नहीं दिख रहा, उसके जरिए जो व्याधि निर्माण होने चाहिए वो नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कारण नहीं है, फिर भी ये कारण रहेंगे। और जब मौका मिल जाएगा, सभी कारण इकट्ठा हो जाएंगे, बाकी परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, तो ये जरूर विकारों को निर्माण करेंगे इस प्रकार से। अग्निमंद होगा तो भोजन के बाद शुगर नॉर्मल आने में 2 घंटे से अधिक काल लगता है। 3 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद चेक करके कंफर्म करना चाहिए। तो उद्गार शुद्धिरुत्साह वेगोत्सर्ग यथोचित लघुता पिपासा तो जीर्णाहार से लक्षण, इन लक्षणों को देखकर आगे लेकर हमें अन्न जीर्ण हुआ है नहीं हुआ है वगैरह के बारे में देखना है। और फिर अभी एलोपैथी में जिस प्रकार से लक्षणों का जिक्र किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर, वो एक बड़ी समस्या हमारे लिए है। और लोग इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तो आ जाते हैं कि HIV पॉजिटिव है, ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे डर है आगे इससे कुछ और बीमारी होगी, क्या एड्स होगा या फिर लिवर सिरोसिस होगा, कैंसर होगा लिवर का वगैरह वगैरह। और ये सही भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें व्यभिचारी लक्षण नाम की एक नई कैटेगरी शुरू करनी है, जो एलोपैथी के इस प्रकार के लक्षण है उसको लेकर अगर क्लिनिकल साइन सिम्टम्स है तो ग्रंथों में ढूंढना है। और अगर ऐसी बात है कि ये साइन सिम्टम्स ग्रंथों में मिल नहीं रहे हैं इस प्रकार से, तो अलगता से उसको कुछ देखना चाहिए। तो एक तरीका है कि व्यभिचारी हेतु समझकर उसके खिलाफ चिकित्सा शुरू करो, हेतुपैथी की चिकित्सा शुरू करो। इस प्रकार की स्थिति में जहाँ लक्षण कोई नहीं है और एलोपैथी की दृष्टि से खतरनाक स्थिति इस प्रकार की है, उसमें दातार गुरु जी के अनुसार परीक्षण करो, यकृत, प्लीहा और वृक्क जो कहते हैं उस प्रकार से। और उसमें पार्थिव नाद है, आकाशीय नाद है वगैरह जो बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी चिकित्सा शुरू करो। चाहे वो डायबिटीज के लिए आया हो या और किसी रोग के लिए आया हो। प्रमेय में हाई शुगर लेवल लक्षण है, आयुर्दृष्टि से प्रभुता वेलम उतरता, ये आवश्यक लक्षण देखना है क्या? वही मैं बता रहा हूँ कि डायबिटीज में हाई शुगर लेवल, अभी क्या हुआ है कि एलोपैथी में खास करके इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स और फार्मेसी, इन दोनों के तरीके से रिसर्च हो रहा है कि आप इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स में ये बातें ढूंढ लो, शुगर ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा है, थायराइड बिगड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, और फिर उस पर काम करने वाली एलोपैथी की दवाइयाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे ये लेवल नॉर्मल हो जाएंगे। तो लोगों को तसल्ली होगी, हाँ हाँ एलोपैथी ने बहुत अच्छा निदान किया है, अच्छी चिकित्सा दी है, और ये जो बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था या फिर और कुछ हुआ, स्टैटिन दे दिया और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। इस प्रकार से लक्षण पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। लेकिन दुनिया को एक एहसास हो जाता है कि एलोपैथी बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, और देखो कितना अच्छा रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं, और सिद्ध हो रहा है कि ऐसा था पहले, अब दवा देने के बाद इस प्रकार का हो गया। तो प्रभुतावलम उतरता नहीं है, प्रमेय का एक भी लक्षण हमारे शास्त्र में नहीं है, जो बताया है वो नहीं है, फिर भी डायबिटीज है, ये बात होती है अभी। और फिर लोग एलोपैथी में जैसे डायबिटीज के लिए दवा चाहते हैं, उसी प्रकार वो आयुर्वेद में ही भी चाहते हैं, और रिपोर्ट्स लेके आते हैं। नानल सर ने एक अनुभव बताया था। कोई लंग कैंसर का पेशेंट था, और उसका बेटा
उनको मिलने के लिए आया था, रिपोर्ट्स लेके सभी इस प्रकार से। और फिर नानल सर ने कहा कि ठीक है, उनको मरीज को लेके आओ, हम अपने तरीके से परीक्षा करेंगे, निदान करेंगे और फिर चिकित्सा देंगे। तो उसने कहा आपको निदान करने की क्या जरूरत है? ये तो निदान सिद्ध हो चुका है कि उसको लंग कैंसर है, उनको लंग कैंसर है। हमने विदेश में भी रिपोर्ट्स भेजे थे, उन्होंने भी सभी ने यही कहा है कि लंग कैंसर है, तो आप दवा दे दीजिए। तो नानल सर ने बोला कि मुझे 1 घंटा लगा उसको समझाने में, फिर भी वो समझ पाया नहीं पाया मालूम नहीं है। आयुर्वेद का कुछ अलग निदान हो सकता है, उसकी जानकारी आवश्यक है और उसके आधार पर चिकित्सा निर्भर होगी। ये बात उसके दिमाग में घुस ही नहीं रही थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा भी कोई अलग निदान होता है आयुर्वेद की दृष्टि से वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एलोपैथी में भी हाई बीएसएल ये लक्षण अनेक अवस्था में वर्णित है, लेकिन कोई उससे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, सीधा डायबिटीज निदान किया जाता है। ये तो और गंभीर बात है। बात है कि उसमें अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाता है कि ये डायबिटीज नहीं है, कोई और बीमारी इस प्रकार की है, और फिर उसके लिए करना है। तो उन्होंने लक्षण ही इस प्रकार से बना दिए, डेफिनेशन ही इस प्रकार से बना दी कि ऑकरेंस ऑफ हाई शुगर लेवल इज डायबिटीज, इन ब्लड इज डायबिटीज। बस बाकी आपको कुछ भी देखना नहीं है, डायबिटीज लेबल कर दो, डायबिटीज की दवाएं शुरू कर दो, डायबिटीज शुगर कम हो जाएगी, तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, सही निदान किया और सही चिकित्सा हो गई इस प्रकार से। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट, 8 year girl, her weight reducing, hunger increase, thirst increase, urination increase, HbA1c 14.2 coming, nature चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा, lean thin girl, please suggest ahar, vihar and treatment in this case. As per sugar fasting comes to 98 and 2 hours after 110130 coming, but still HbA1c is 14. इसी बच्ची का 2 months पहले HbA1c 7.4 आया, जब दिन में 3 बार प्राणायाम करती थी। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात होता है। जुवेनाइल डायबिटीज बड़ी समस्या है और इसमें एलोपैथी की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। परिस्थिति ऐसी होती थी कि जुवेनाइल डायबिटीज का कोई पेशेंट है और वो आयुर्वेद या होम्योपैथी की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, डॉक्टर मना करते थे कि बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसे केवल हमारी ही ट्रीटमेंट करती रहनी है इस प्रकार की। अभी अभी परिस्थिति थोड़ी बदल रही है, लोग भी समझ गए हैं कि केवल एलोपैथी से तो कुछ होगा नहीं इस प्रकार से, और सो कॉल्ड अल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं। ये निस्संशय हमारे दृष्टि से भी प्रमेय है, ये बात सही है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हम चिकित्सा कैसे करेंगे कुलज विकारों में और जन्म से इस प्रकार से विकारों में ये होगा जुवेनाइल डायबिटीज जो है वो। फिलहाल मरीज जो आते हैं इसके लिए तो उनके एलोपैथी की इंसुलिन चालू रहती है, और इंसुलिन देने के बावजूद भी शुगर 200, 250, 300, 400 इस प्रकार की रहती है, और वो कहते हैं नहीं ऐसी ही रहती है। उसमें कोई परिवर्तन इस प्रकार का नहीं आता। हमें सिर्फ देखना है कि उसके दुष्परिणाम कुछ न हो एलोपैथी ये डायबिटीज के इस प्रकार से। सजेस्टिव इन्वेस्टिगेशन में मैन्युअल और इंस्ट्रूमेंटल एरर रहती है, इसलिए एक पेशेंट के रिपोर्ट के एक समय के अलग अलग लैब में अलग अलग आते हैं। सही है, लेकिन फिर भी किसी के तो ऊपर भरोसा करना चाहिए ना। इस केस में भस्मक निदान हो सकता है क्या? नहीं बता सकते।
बाकी लक्षण जो है वो भस्मक के अनुसार इस प्रकार के नहीं है। और बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाना देने से, गुरु खाना देने से शुगर कम होती है क्या, ये देखना पड़ेगा। ऐसा होगा तो भस्मक के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा नहीं होगा तो फिर मुश्किल इस प्रकार की होगी। तो अभी-अभी मेरे पास जुवेनाइल डायबिटीज़ के मरीज आ रहे हैं। शुरू में तो केवल कॉम्प्लिकेशंस में ही मरीज आते थे। किडनी फेलियर हो गया, रेटिनोपैथी हो गई, एलोपैथी में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आयुर्वेद के लिए आते थे। अभी-अभी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए भी आ रहे हैं। और जुवेनाइल डायबिटीज़ के भी मरीज आ रहे हैं कि छोटे उम्र में या बीच वाले उम्र में इस प्रकार से 13-14 बरस में इस प्रकार का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो गया और फिर उसके लिए आते हैं। तो उसमें एकदम तो इंसुलिन बंद नहीं कर सकते हैं, ये एक बात है। और हमारा अनुभव ज़्यादा नहीं है, ये एक दूसरी बात है। इसमें एसिडोसिस अगर इस प्रकार की प्रोसेस शुरू होती है तो काफ़ी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो इसलिए थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। कीटोन बॉडीज़ बढ़ रहे हैं तो भी गंभीर है इसमें इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी पड़ेगी, ऐसा है। गुरु आहार लेते ही शुगर 260 हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भस्म इस प्रकार का बताएँगे। अगर शुगर की बात छोड़ो, गुरु आहार लेने के बाद अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये देखना ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। चरकाचार्य ने जो बात कही है, ऊर्ध्वं तथादश्च मलेपनीते महेश संतर्पणमेव कार्यम्। एक बार शोधन अच्छे तरीके से हो जाए तो संतर्पण ही करना है. संतर्पणमेव कार्यम. दूध आलंय मगाशीच. दूध बराच वेळ झालाय. तो मुझे लगता है कि इसके बारे में काफ़ी बहस होना ज़रूरी इस प्रकार का है और जिनके पास मरीज़ आए हैं उनका अनुभव क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का होगा। मैं समझता हूँ कि ये बीज दोष इस प्रकार का है और फिर उसके हिसाब से गर्भपात रस, उन महीनों का काढ़ा, गर्भावस्था में डायबिटीज़ हुआ था, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ था क्या? ये पूछना, डायबिटीज़ में डायबिटीज़ के अनुवंशिकता घर में है क्या? ये देखना, ये बहुत ज़रूरी इस प्रकार का हो। और फिलहाल अभी गर्भपात रस, उस महीने का काढ़ा, फलद्रुत ये मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और ये जो इंसुलिन है वो चल रहा है इस प्रकार से। धीरे-धीरे इंसुलिन की मात्रा अगर कम कर सकते हैं तो भी ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का है। वातव्याधि के लक्षण थे, पर जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पेशेंट शुगर लेवल बढ़ी थी, बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। विचार कैसे करें? हमारी दृष्टि से निदान करने की कोशिश करें, हमारी दृष्टि से चिकित्सा करने की कोशिश करें। वो बाजू में रखो, साइड में रखो, उनके जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में। ये काफ़ी दिक्कत वाला मामला सीकेडी में भी है कि पेशेंट को अच्छा लग रहा है, दूध जा रहा है भली-भांति, सूजन पूरी चली गई है, स्फूर्ति बढ़ी है, शायद हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगा है, फिर भी क्रिएटिनिनुरिया भी बढ़ रहे हैं या कम नहीं हो रहे हैं इस प्रकार से। तो पेशेंट समझता है इसका फ़ायदा नहीं है कुछ, ये बात सुधर नहीं रही। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स में सुधार आई है तो ही पेशेंट अच्छा हो रहा है, ऐसा समझना है। क्लिनिकली देखना ही नहीं है। ये एलोपैथी ने सभी लोगों के दिमाग में घुसा दिया है इस प्रकार से। आचार्य चरक ने उस प्रमेय को असाध्य बोला है जो सीधी ही वातज प्रमेय में कन्वर्ट हुए हैं, ऐसा वैसा वैसा ही केस है। लेकिन असाध्यता में भी 2 फ़र्क है, एक याप्य और प्रत्याख्य। जैसे एलोपैथी में ये याप्य हो जाते हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी याप्य होने चाहिए।
कि जब तक दवाई चल रही है, परहेज चल रहा है, तब तक ठीक रहेंगे। इसमें बिगाड़ हो जाएगा तो बिगड़ जाएंगे और मृत्यु हो सकती है इस प्रकार से। ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर सो एडमिटेड 86 years, known diabetic since 42 years, taken our treatment for Prameha and was free from insulin. But when admitted for fracture, BSL was raised. So again, they started with high doses of insulin, then operated kept on. Same dose for 15 days. Taper करते हुए 4 यूनिट फक्त वहां पे लाया, लेकिन परहेज नहीं किया 3 महीने में। म्हणजे लास्ट अजीर्ण गेले, इन्शुलिन अजीर्ण होणार है पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं, तसंच झाला अनुभव। तो इसमें अजीर्ण हो गया इस प्रकार से। और एक दूसरा दुष्ट चक्र इसमें निर्माण हो जाता है, खास करके डायबिटीज के मरीजों में। कि डायबिटीज को कंट्रोल करना है, इसके लिए दवा लेना जरूरी है, और खाली पेट दवा ले लेंगे तो शुगर डाउन हो जाएगी, इसलिए खाना जरूरी है। तो भूख हो ना हो, पहला अन्न जीर्ण हुआ न हो ना हो, वो खाते रहते हैं, और डॉक्टर भी बताते हैं नहीं आपको खाकर ही दवा लेनी है इस प्रकार से। तो इससे अजीर्ण होता रहता है, और फिर ये कभी दुरुस्त होने की सुविधा नहीं हो सकती इस प्रकार के। बहुत बार एक्सीडेंट के बाद बीएसएल बढ़ी हुई मिलती है, डायबिटीज नहीं होता है। नहीं भी होता हो तो बीपी 180 100 सिम्टम्स काही नाही, काय विचार करावा। इसीलिए मैंने कहा कि दातार गुरुजी के अनुसार परीक्षण करके अगर सीरियस कोई कंडीशन नहीं है तो उसके आधार पर चिकित्सा करो। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो पंचकर्म और रसायन चिकित्सा करो। अगर वातज प्रमेय होता है तो HbA1c की वैल्यू डाउन नहीं आती, परहेज करने, आहार विहार नियमित करने पर, तो जैसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है कि कम होता ही नहीं है, सिम्टम्स कुछ होते नहीं है, उसी प्रकार मैलिग्नेंट डायबिटीज ये संज्ञा होनी चाहिए कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है इस प्रकार से, कितना भी इंसुलिन दे दो और भी कुछ करो, आयुर्वेद करो वगैरह वगैरह। खास करके जो टेंशन या स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज है, उसमें ये बातें जरूर होती है कि कुछ भी करो शुगर नीचे आती ही नहीं है इस प्रकार से। तो उसमें मूल कारण जो है उसको ही देखना पड़ेगा, चित्तवृत्ति निरोध करना पड़ेगा, या योग की सहायता लेनी पड़ेगी। पण सर विथ हाय डोसेस ऑफ इन्सुलिन ऑल्सो बीएसएल कधीच कमी होत नव्हती, तरी त्यावरती विश्वास, ये भी है ना। मेरे पास एक छात्रा के ससुर थे। उनकी शुगर 480 वगैरह थी, दिन में 3 बार 16-16 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, और फिर भी इतनी शुगर थी। और इस बीच एक व्रणशोथ हो गया कक्षा में। अब डॉक्टरों का कहना था उस व्रणशोथ के जरिए ये शुगर नहीं डाउन आ रही, और शुगर है इसलिए व्रणशोथ ठीक नहीं हो रहा, इस प्रकार से एब्सेस जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि इंसुलिन कम करते जाओ और हमारी दवाइयाँ साथ में रखो इस प्रकार से। रक्त प्रसादन वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ दी। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंसुलिन कम करने से शुगर और बढ़ जाएगी। मैंने कहा नहीं बढ़ेगी। हम धीरे धीरे कम करेंगे। तो जैसे डोज कम करते गए वैसे शुगर कम होती गई, और फिर व्रण भरने लगा, और व्रण भरने के बाद शुगर नॉर्मल हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुगर बढ़ी है इसलिए इंसुलिन देना है, एंटी डायबिटिक्स देने ही है, ये जो बात एलोपैथी में कही जाती है वो सही नहीं है इस प्रकार से। और फिर भी उस पे विश्वास रहता है, हम पर विश्वास नहीं रहता।
After fracture management, sugar levels increase, but gradually insulin can be withdrawn with right ahar, vihar, and Ayurvedic treatment. I have seen more complications of insulin depending patients are mostly going to hypoglycemia. Those go for ICU admission. तो मैं अभी मेरे पास काफी मरीज कैंसर के होते हैं जो गोलियों पर होते हैं, डायबिटीज भी होता है, साथ में गोलियों पे होते हैं या इंसुलिन भी लेने वाले होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि हर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद शुगर टेस्ट करो। अगर शुगर 100 से नीचे आने लगती है तो पहले रात का डोज कम करके बंद कर दो, क्योंकि रात में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और फिर दिन का भी डोज कम करते जाओ, और उसी तरीके से पूरे डायबिटीज के दवाइयां बंद कर देते हैं। केवल दूध पे रहते हैं तो शुगर बढ़ती ही नहीं है, धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर कोई आपत्ति नहीं आती। बाद में जब खाना शुरू करते हैं तो फिर से शुगर बढ़ने की आशंका होती है। 2 लीटर दूध ले रहा है और कुछ रोटी सब्जी वगैरह खा रहा है तो फिर से जो शुगर बढ़ने लगती है, तो फिर हमारी दवाइयों से कंट्रोल में आ सकती है। ये एक बात है। डायबिटीज में गुरु खाना है तो डायबिटीज ज्यादा ही होगा, राइट। अग्नि के हिसाब से सब देखो। वेगधारण हेतु इस पेशेंट में मिलते हैं ऐसे पेशेंट में मिलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं अपनी इंसुलिन ठीक तरह अपने इंसुलिन ठीक तरह से नहीं लिया है, ये नहीं है सही इस प्रकार से। तो पहला कंट्रोल जो है आहार के जरिए कंट्रोल होना चाहिए, औषधियों के जरिए कंट्रोल होना ये बात सही नहीं है। कि अभी ये कोविड-19 में भी लंघन करने से जो विकार कंट्रोल में आ रहा है उसको ये चाहे एलोपैथी की हो चाहे आयुर्वेद की हो दवाइयां क्यों देनी है, पहले तो लंघन नहीं करना है इस प्रकार से। लेकिन पैथी है, मेडिकल पैथी है तो दवा ही देनी है, इस प्रकार से लोगों की मानसिकता हो गई है। लंघन से भी बातें ठीक हो सकती है, समझ में ही नहीं आती। और इसलिए आयुष ने काढ़ा निकाला, और फिर काढ़ा लेने से हाँ लोग समझने लगे कि हाँ मुझे आयुर्वेद की दवा मिल रही है इस प्रकार से। अगर हम जिक्र करते कि लंघन करो बाकी कुछ मत करो तो शायद लोग विश्वास नहीं करते। दवा दे रहे हैं हाँ तो ठीक है, अभी दवा दे रहे हैं तो दवा से ठीक होगा, लंघन से ठीक नहीं होगा, ये लोगों की मानसिकता है। जो बच्चे दीवार की काली खट्टे या कृमि भी, उन्हें भी तो भूख ज्यादा लगती है पर इंक्रीज यूरिनेशन नहीं है, इससे इस केस में कैसे विचार करें। तो कृमि को ही ध्यान में रखते करो चिकित्सा कहने का तात्पर्य अर्थ है हमें हमारे दृष्टि से निदान करना है। एलोपैथी ये कह रही है इसलिए हमारा भी डायबिटीज का है तो प्रमेह निदान है, ये बात मानना मुश्किल इस प्रकार के। तो हमारे दृष्टि से कौन से लक्षण है उसका निदान क्या हो सकता है ये देखो, और फिर उसके बाद में ये करो। तुगाशीरी और कृमिहर सायरप दिया है। तुगाक्षरी का सायरप पता है तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, मेरे एक पेशेंट में रक्त दुष्टि विशेष थी और शुगर हुई थी। उनको धात्री निशा महामंजिष्ठा आदि काढ़ा और पथ्य बताने पर शुगर नॉर्मल आ गई। ये तो है, इस प्रकार से काफी लोगों के अनुभव है। अभी हमारे पास शुगर कंट्रोल करने के लिए भी लोग आ रहे हैं, जुवेनाइल डायबिटीज के भी लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो है वो भी लोग आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस में जो जा रहे हैं, किडनी फेल्यूर या रेटिनोपैथी वगैरह वगैरह इसमें। तो मैं समझता हूँ कि एलोपैथी के बहकावे में आकर ट्रीटमेंट करते रहना बराबर नहीं है। हमारा निदान करके हमारे निदान से चिकित्सा करते रहो, एलोपैथी के पैरामीटर्स जो है वो देखते रहो, लेकिन उसमें बदलाव आने में काफी समय लगेगा। पहले सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा अगर लक्षण कुछ है तो,
और फिर धीरे धीरे उनमें सुधार सुधार इस प्रकार का होगा। तो सबसे अहम मुद्दा है कि आयुर्वेद का निदान करो और उस निदान के अनुसार चलो, एलोपैथी के निदान के अनुसार मत चलो। इफ पेशेंट शुगर 500 देन क्या करा, विच मेडिसिन। ये तो छोड़ दो, इसमें मेडिसिन क्या लेनी है, इस प्रकार से। मैं जो बता रहा हूँ वही बात ध्यान में रखो कि आयुर्वेद की दृष्टि से निदान करो। क्या है, केवल शुगर 500 है इसलिए घबरा के एंटी डायबिटिक कुछ देना है, इस प्रकार से प्रमेह की चिकित्सा शुरू करेंगे तो बात नहीं होगी। शायद उस अवस्था में एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही है, एंटी डायबिटिक कुछ भी हो, इंसुलिन हो या गोली हो, तो उसके साथ में आयुर्वेद की चिकित्सा शुरू करो तो थोड़ी सेफ्टी रहेगी। और धीरे धीरे एलोपैथी के ड्रग को हटाओ और हमारी दवाइयों पर और हमारे परहेज पर उसको रखो। फिर बाद में उसको भी हटाया जा सकता है और केवल परहेज पर मरीज रह सकता है। तो ये बात है। केसेस विच फॉलो आहार विहार एंड विदाउट एनी एडिक्शन ओनली कम टू नॉर्मल विथ एडिक्शन इट इज hard addiction to muscle and tobacco मसाल। नहीं, ऐसा नहीं है। विचारों के कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर डायबिटीज हो वो कंट्रोल नहीं होता, ये बात सही है। तो उसमें लक्षण क्या है ये देखकर हमें करना है, चाहे बस्ती चिकित्सा हो चाहे शिरोधारा वगैरह इस प्रकार की चिकित्सा हो। अगर मेंटल ट्रैंक्विलिटी आ जाती है तो ही ये ठीक होने लगते हैं, नहीं तो शुगर ऐसी ही रहती है। कि उनका कहना है कि बहुत ज्यादा सोचने से शरीर में अ, शर्करा की जरूरत होती है, इसलिए शरीर खुद शर्करा बढ़ा देता है, इस प्रकार से। पादतल में चिमचिमाहट और गर्मी होती है, शुगर बॉर्डर पर होती है तो कैसे कर सकते हैं। पादों कुर्ते दाम पित्तासुर सहित नीला, इसकी दृष्टि से सोचें। BSA लो एंड नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड ने एंड बेड रिडन में वुंड हीलिंग के लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते, वो अलग है। वुंड की चिकित्सा करो, डायबिटीज का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। शुगर अगर लो है तो उसके जरिए जख्म भर नहीं रही है, ऐसी अवस्था नहीं है। तो एक्चुअली हमें षष्ठी उपक्रम जो सुश्रुताचार्य ने बताए हैं उनकी तरफ देखना है। हेतु कोश में इन व्रण के दुरुस्त न होने के लिए बहुत सारे कारण बताए हैं, तो उन कारणों को देखो, उन कारणों को टालो। सोहन पाठक ने एक केस प्रेजेंट की थी कि ऐसे ही जख्म भर नहीं रही थी, तो फिर उसने हेतु कोश में झांक के देखा तो काफी कारण चल रहे थे जख्म न भरने के, उन सभी को बंद कर दिया तो फिर जख्म भरने लगी और पेशेंट ठीक हो गया, इस प्रकार से। तो आयुर्वेद, हमारा कर्तव्य है कि हम आयुर्वेद पर ही निर्भर इस प्रकार से रहे, आयुर्वेद ही करते रहे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। Ah, ah, ah. ओम शांति शांति शांति। मेरा हाँ।